हाय बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ B2E लर्निंग। मेरा नाम है बेटा नेहा अग्रवाल और मैं आपके ज़ूलॉजी मेंटर हूँ। आपको जैसे पता है हमने मानव श्वसन के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। एक लास्ट टॉपिक जो हमको इसमें कवर करना है वो भी आज कंप्लीट करते हैं। आपको लास्ट टॉपिक हर ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में जैसे करना होता है उस पर्टिकुलर तंत्र के विकार, ठीक वैसे ही हम आज कवर करने वाले हैं बेटा आज के लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम के यानी मानव श्वसन तंत्र के क्या क्या विकार हो सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। ये एनसीईआरटी का आपको यहाँ पर क्लिप दिख रहा है कि एनसीईआरटी में आपको श्वसन के विकार दिए गए। ये अभी हम कंप्लीट करेंगे। हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर, यानी आपके श्वसन तंत्र में, मानव के श्वसन तंत्र में कुछ विकार जो हम हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। बहुत सारे विकार हो सकते हैं, उसमें से कुछ को हम आज कवर करेंगे। राइट, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी को पूरा डिकोड करेंगे और ये भी देखेंगे हमारे नोट्स में कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ अच्छे से। ठीक है बेटा, जब हम श्वसन के विकार करते हैं, हमको करना है आज क्या, श्वसन के विकार। इसमें सबसे पहला और कॉमन विकार जो आपने सुना हुआ है वो है अस्थमा, है ना। इसको कहते हैं बेटा एस्मा वैसे तो, पर अभी अस्थमा कह लेते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं दमा, दमा या एस्मा या आप इसको अस्थमा कह लो अभी के लिए। ठीक है, तो दमा कर रहा है। आप सबने बहुत कॉमनली सुना है कि अस्थमा की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अटैक्स आते हैं दमा के, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। हम उसी बीमारी की बात करें, यानी कि सबसे पहले आपको ये पता चलता है बेटा कि ये जो विकार है, ये जो बीमारी है, ये श्वसन तंत्र की है। ऐसा क्या हो जाता है श्वसन तंत्र में कि ये विकार होता है या सांस लेने में इतनी कठिनाई आती है। देखो बेटा, सबसे पहले याद रखो कि ये जो विकार है ना, ये एक प्रकार की एलर्जी प्रतिक्रिया है। कैसी प्रतिक्रिया है हमारे शरीर की, एलर्जी प्रतिक्रिया है। ये एलर्जी प्रतिक्रिया क्या होती है और एलर्जी प्रतिक्रिया में क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारी प्रतिरक्षा, हमारी सुरक्षा करने के लिए बना हुआ है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कभी कभी ना बेटा किसी चीज़ के लिए जो हानिकारक नहीं है, उन चीज़ों के लिए अति संवेदनशील हो जाता है। अति संवेदनशील हो जाता है मतलब कि मान लो थोड़ी बहुत धूल है यार, ठीक है कोई बात नहीं, पर किसी को देखा होगा तुमने, हल्की फुल्की धूल होती है, छींकना शुरू करते हैं 20 बार 25 बार एक साथ लगातार छींकते हैं। उनको एलर्जी हो जाती है धूल से, क्योंकि उनके श्वसन तंत्र को लगता है धूल कैसे आई, धूल तो बहुत ही गलत चीज़ है, उससे तो हमें डिजीज हो सकता है, उससे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, उससे तो बॉडी का सिस्टम खराब हो सकता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र उसके लिए ना अति संवेदनशील हो गया है, बहुत ही सेंसिटिव हो गया है कि हल्की से भी धूल को डिटेक्ट कर लेता है और उसके लिए प्रतिक्रिया दिखाने लग जाता है। अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र किसी चीज़ के लिए अति संवेदनशील होके उसके लिए प्रतिक्रिया दिखाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी प्रतिक्रिया हो गई है। किसके विरुद्ध होती है ये एलर्जी, एलर्जेन के विरुद्ध होती है। किसके विरुद्ध होती है बेटा, एलर्जेन के विरुद्ध। और ये एलर्जेन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई टॉक्सिन है या कुछ है, नहीं, एलर्जेन हानिकारक पदार्थ ही होते हैं, हानिकारक पदार्थ ही होते हैं जो ऐसे वातावरण में होते हैं। जैसे किसी को किसी पर्टिकुलर मसाले से भी एलर्जी हो सकती है, पर वो एलर्जी फिर आहार नाल में होगी, श्वसन तंत्र में नहीं होगी। तो एलर्जी किसी भी ट्रैक्ट से, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से हो सकती है। वही हानिकारक पदार्थ जो बाकियों को कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं वो किसी में दिक्कत करने लगते हैं। जैसे कि मान लो बेटा धूल हो गई, जैसे किसी को फूलों के पॉलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, पॉलन, फूल के पॉलन, ऐसे किसी को भी आप फूल नहीं दे सकते, हो सकता है उसको पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो। और धूल से हो सकती है, किसी मसाले से भी हो सकती है, पर हम अभी क्या कर रहे हैं बेटा, उन एलर्जन की बात कर रहे हैं जो श्वसन तंत्र में जा सकता है। जैसे धूल जा सकती है, पॉलन ग्रेन का एंट्रेंस हो सकता है। तो इन सब से अगर हमको कोई एलर्जी हो तो हम उसको एलर्जन बोलेंगे, इन पदार्थों को हम एलर्जन बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप दोबारा से क्लास 12 में प्रतिरक्षा तंत्र में भी पढ़ोगे। ठीक है, पर हम यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। मान लो एलर्जी प्रतिक्रिया हो गई तो क्या हुआ, ये एलर्जन एंटर करेगा आपके श्वसन पथ में। ये एलर्जन कहाँ एंटर करेगा बेटा, आपके श्वसन पथ में। आपके श्वसन पथ में है श्वसनी और श्वसनिका, श्वसनी और श्वसनिका, यानी कि हम बात कर रहे हैं बेटा ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की। किसकी बात कर रहे हैं,
ब्रोंकाई, जो ट्रैकिया है अपना श्वास नाल वो डिवाइड करके ब्रोंकाई बनाता है, ब्रोंकाई डिवाइड करके बहुत सारी ब्रोंकियोल्स बनाती हैं, तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में एंटर कर गया। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की दीवार में जो संयोजी ऊतक है, अंतराली संयोजी ऊतक, उसमें मास्ट कोशिका है। क्या है? मास्ट कोशिका। और मास्ट कोशिका स्त्रवण करती है हिस्टामीन का। किसका स्त्रवण करती है बेटा? हिस्टामीन का। बस अब हिस्टामीन जो आया ना तो कहानी खराब हो गई। अच्छा, एलर्जी बहुत खराब चीज़ नहीं है। हो क्या रहा है, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र तो आपको बचा ही रही है, पर वो अति संवेदनशील हो गई है, इसलिए नुकसान हो रहा है उससे। हिस्टामीन आया बेटा, ये हिस्टामीन की प्रकृति होती है कि ये वैसो डायलेटर होता है। ठीक है, घबराओ नहीं वर्ड से। वैसो का मतलब, ये सब तुम्हें मैंने ऊतक में सिखा रखा है ऑलरेडी, रिवाइज कर रहे हैं बस। ठीक है, वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल, यानी हम रुधिर वाहिनी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रुधिर वाहिनी की बात कर रहे हैं। और डायलेशन मतलब क्या होता है? शिथिलन करना, यानी रुधिर वाहिनी का शिथिलन कर दो, उसका डायमीटर बढ़ा दो, तो रुधिर वाहिनियों का शिथिलन करता है। ठीक है, रुधिर वाहिनियों का शिथिलन करता है, यानी क्या होगा बेटा? इनका डायामीटर, व्यास बढ़ जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा। अच्छा तुम ही बताओ, अच्छे से याद है ना, अगर हम वॉल्यूम सेम रखें, आयतन सेम रखें और डायमीटर बढ़ा दें तो ब्लड आराम से जाएगा, यानी ब्लड का जो दीवारों पे दाब है वो कम हो जाएगा। डायमीटर और दाब एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस वजह से क्या होगा बेटा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, शरीर का बीपी कम होने लग जाएगा, रक्त दाब, रक्तचाप कम होने लग जाएगा। हमेशा ऐसे चेन में चीज़ें याद रखा करो ताकि लर्न करने का एफर्ट आपका कम हो जाए। अच्छा ऐसा होगा इसलिए ऐसा होगा, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, दूसरा बेटा हिस्टामीन क्या करता है? अच्छा याद होगा तुमको, हिस्टामीन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। किसका? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। ब्रोंको वर्ड यहाँ पर आपको पता है किसके लिए यूज किया है? यही ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल के लिए, यानी श्वसनी और श्वसनिका के लिए। तो ये क्या करता है बेटा? श्वसनी और श्वसनिका इन दोनों का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब संकुचन करना, मतलब इसकी दीवार को सकरा करना, इसकी दीवार को सिकोड़ देना। ठीक, उसकी वजह से क्या होगा बेटा? श्वसनी और श्वसनिका का डायमीटर तो कम हो जाएगा ना, श्वसनी और श्वसनिका का डायमीटर कम हो जाएगा। यहाँ पे डायमीटर बढ़ाया था इसलिए ब्लड प्रेशर कम हो गया, और यहाँ पे डायमीटर कम हो गया तो ऐसा मत बोल देना मैम ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। क्लास में जितने बच्चों से भी ये चीज़ पूछते वो फ्लो में बोल देते हाँ मैम ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अरे भाई शांति से सोचो, इसमें कहाँ से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा? श्वसनी और श्वसनिका के में एयर है बेटा, ब्लड थोड़े है जो एकदम से यहाँ से रिलेट करके अपोजिट बोल दिया। ऐसा होता है अगर उसमें ब्लड होता, इसमें तो ब्लड है ही नहीं, एयर है। तो एयर की जो ट्यूब थी श्वसनी और श्वसनिका वो सक्रिय हो गई है, यानी डायमीटर कम हो गया है। इसकी वजह से क्या होगा? श्वसन पथ कम हो जाएगा, श्वसन पथ सकरा हो जाएगा और एयर कम इनहेल कर पाएंगे, इसीलिए एकदम से सांस फूलने लग जाएगी। ठीक है, तो श्वसनी और श्वसनिका में संकुचन होगा, यानी इस कंडीशन को हम कहते हैं श्वसनी और श्वसनिका में बेटा शोथ हो जाता है। श्वसनी और श्वसनिका में शोथ, यही इसमें सूजन आ जाती है बेटा। शोथ का मतलब आपको पता है ना क्या क्या होता है? शोथ का मतलब होता है, ऐसे अलग से कहीं पर भी लिख लो, इसमें एक लक्षण देखने को मिलता है, अभी लिखवा दूंगी शोथ में क्या क्या होता है। ठीक है, शोथ हम हमेशा से पढ़ते हैं, रेडनेस होगी उस एरिया में, पेन होगा, दर्द होगा और स्वेलिंग होगी, सूजन आ जाएगी, तो हम उस जगह में कहते हैं शोथ हुआ है। ठीक है, अब डायमीटर कम हो गया तो क्या होगा बेटा? एयर का पथ सकरा हो गया, तो अब एयर कम जाएगी, एयर का पथ सकरा हो गया। एयर का पथ सकरा हो गया तो अब क्या हो जाएगा? सांस लेने में कठिनाई होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी। ठीक है, ऐसे चेन में याद रखेंगे। ठीक है, तो बीपी कम हो जाएगा और सांस लेने में कठिनाई होगी। तो आप कह सकते हो ना बेटा कि दमा के अंदर एस्थमा में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? एक लक्षण तो हो जाएगा बेटा पहला श्वसनी शोथ, बोलते श्वसनी शोथ हैं पर इसके अंदर श्वसनी और श्वसनिका दोनों के शोथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में संकुचन होने की वजह से शोथ हो गया है। ठीक है, इसमें श्वसनी और श्वसनिका का शोथ होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है,
ये एक परिस्थिति है जो लक्षण दमा में देखा जाता है, ठीक है। और दूसरा तुम क्या बोलोगे लक्षण? सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई। जरा बता दो बेटा, अभी जो सिखाया है उसके हिसाब से एनसीईआरटी से असर्शन रीजन निकालेंगे कि सांस लेने में कठिनाई क्यों होगी? क्योंकि श्वसन का पथ, वायु का पथ सकरा हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि श्वसनी और श्वसनिका में शोथ हुआ है, ठीक है। अब ये मैं आपको बता रही थी शोथ का क्या मतलब होता है। बेटा शोथ कहीं पर भी दिया हो तो शोथ का मतलब होता है कि उस एरिया में रेडनेस हो गई है, पेन होगा, दर्द होगा और सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है। ये मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ सिखा रही हूँ, हमेशा आपके काम आएंगी, ठीक है। ये हो गया, हिस्टामीन ऐसा करेगा। तो लक्षण भी पता चल गए। अब इसकी रोकथाम ही तो कर सकते हो। किसी का अगर सिस्टम अति संवेदनशील है तो उसको पता है अगर पॉलन से दिक्कत है तो पॉलन से दूर रहे, धूल से दिक्कत है तो थोड़ा मास्क लगाना या अपने लिए धूल मिट्टी में ना जाना, इस सारे तरह के प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि इसका इलाज कैसे कर सकते हैं बेटा, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। देखो हिस्टामीन से दिक्कत हुई है ना, और हिस्टामीन कहाँ से आता है? मास्ट कोशिका से। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इन कोशिका में से बताओ कौन सी कोशिका ऐसी है जिसकी वजह से एलर्जी प्रतिक्रिया होती है? तो मास्ट कोशिका। कौन सा रसायन ऐसा है जिसकी वजह से एलर्जी प्रतिक्रिया होती है? बेटा हिस्टामीन की वजह से। हिस्टामीन एक ऐसा रसायन है जिसकी वजह से एलर्जी प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। कोई दिक्कत है? या कह सकते हो इसकी वजह से प्रतिशोथ प्रतिक्रिया होती है, यानी ये शोथ में भी रिस्पॉन्सिबल है। शोथ यानी कि सूजन, रेडनेस, पेन होना, इन सब प्रतिक्रिया में हिस्टामीन का रोल होता है। ब्लड प्रेशर को कम ज़्यादा करने में हिस्टामीन का रोल होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ये सारी प्रतिक्रिया में हम इसका रोल देखते हैं। चल इलाज में देखो क्या करेंगे। हिस्टामीन से दिक्कत हो रही है ना, तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आएगा जिसको एकदम से अटैक आ गया है दमा का, या किसी भी एलर्जी की वजह से कोई दिक्कत हुई है, मतलब उसकी बॉडी में हिस्टामीन आया होगा, तो आप उसको फटाफट से एंटी हिस्टामीन दे दो, यानी प्रति हिस्टामीन दे दो, जिसकी बॉडी में हिस्टामीन के प्रभाव को कट करे, ताकि वापस से उसकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और उसकी सांस नॉर्मली आ सके, ठीक है। तो आप इसमें क्या दे सकते हैं बेटा? प्रति हिस्टामीन यानी एंटी हिस्टामीन दे सकते हैं। इसके अलावा और बेटा एड्रेनलिन भी दिया जाता है। एड्रेनलिन के बारे में जानते हो ना? एड्रेनलिन से आपने पढ़ा है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर कम हो गया ना, तो एड्रेनलिन देंगे तो एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वैसे आप स्टेरॉइड हार्मोन्स का इंजेक्शन दे सकते हो या स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो ये कुछ इलाज हम कर सकते हैं जो कि हम पढ़ेंगे 12th क्लास में और डिटेल में। ये मैं आपको बेसिक थोड़ा सा एलर्जी के बारे में भी बता रही हूँ कि ये एक एलर्जी प्रतिक्रिया है, एलर्जी क्या होती है, एलर्जन क्या होते हैं। श्वसनी शोथ एक कंडीशन है, कोई बीमारी नहीं है, कंडीशन है। लक्षण देखे जाते हैं, लक्षण से हम बीमारी डिसाइड नहीं कर सकते, लक्षण से हम बीमारी का अंदाजा लगाते हैं। वो लक्षण किसी और बीमारी के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। फिर हमने करा कि यहाँ पे क्या क्या लक्षण देखे जाएंगे और किसके कारण ऐसा होता है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हमने बेटा एक चीज करिए। अब देखो मैं इसी को आपको एनसीईआरटी में दिखाती हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है दमा, एस्थमा, ठीक है। श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ देखी जाती है, ठीक है। इसमें श्वसनी और श्वसनिकाओं के शोथ होता है। के कारण से ही आपको यहाँ पर क्या मिल गया बेटा? पोटेंशियल एआर असर्शन रीजन क्वेश्चन, जिसमें आपको कथन और उसकी व्याख्या पता करनी पड़ेगी। श्वसनी और श्वसनिकाओं के शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो अगर आपको असर्शन आता है कि दमा में श्वसन लेने में कठिनाई होती है या श्वसन के समय घरघराहट होती है और उसका कारण लिखा हो कि श्वसनी और श्वसनिका में शोथ हो गया है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 लगाओगे कि दोनों कथन सही हैं और इसकी व्याख्या इस कथन की सही व्याख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए उल्टा लिखा हुआ है कि श्वसनी और श्वसनिकाओं में शोथ होता है और नीचे व्याख्या लिखी हुई है कि श्वसन के समय घरघराहट होती है,
तो श्वसनी में शोथ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि घरघराहट होती है, घरघराहट होती है क्योंकि शोथ हुआ है। ठीक है, घरघराहट होती है बेटा किसके कारण? इसके कारण। हमेशा पहले स्टेटमेंट के बाद क्योंकि लगा के दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। ठीक है, तो आपको सही करेक्ट मिलना चाहिए। तो ये असर्शन बनेगा, ये उसकी व्याख्या बनेगी, ना कि ये कथन ये व्याख्या। ऐसा नहीं है, ये कथन बनना चाहिए, ये व्याख्या बननी चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पर दी हुई है, दो इसके सिम्टम दिए हुए हैं और इसका एक कारण दिया हुआ है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक हम और यहाँ पर ऐड भी कर लेते हैं, ये भी ऐड कर लेते हैं, श्वसन के समय घरघराहट। श्वसन के समय घरघराहट। घरघराहट का मतलब होता है बेटा, कभी कभी होता है ना, सांस लेते हैं ना कुछ लोग, तो जिनको ये सब दिक्कत होती है, सांस लेते टाइम थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ आती है सांस में, उसको कहते हैं श्वसन के समय घरघराहट। और यहीं से देखो श्वसनी शोथ, अगली कंडीशन श्वसनी शोथ दी हुई है। असल में आप इंग्लिश की एनसीईआरटी देखेंगे ना, तो उसमें ये एक डिजीज़ दिया है, फिर सीधे ये दिया है, फिर सीधे ये दिया है। ये बहुत पहले दिया हुआ था, अब ये इंग्लिश के एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया, फिर हिंदी में अभी तक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है तो कुछ गलत नहीं दिया, हम पढ़ लेते हैं। यह श्वसनी का शोथ है और श्वसनिका का भी, जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होना है, जिससे लगातार खांसी होती है। श्वसनी में अगर शोथ होगा, श्वसनी और श्वसनिकाओं में शोथ होगा, वहाँ पे रेडनेस, पेन और सूजन होगा, साथ में वहाँ जलन होगी, तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से थोड़ी खांसी आएगी। ठीक है, वही दिया है। और ये कंडीशन भी दमा में देखी जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं। ये हमने एक डिजीज़ पढ़ा है बेटा, अब हम सेकेंड डिजीज़ पढ़ते हैं। सेकेंड डिजीज़ है हमारी एम्फाइसेमा। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा एम्फाइसेमा। आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं, आपको पता नहीं है क्या वर्ड लिख के आ जाए। एम्फाइसेमा को ही हिंदी में कहते हैं बेटा वास्तफिति। वास्तफिति। ठीक है, आपको ना कीवर्ड्स खोजने होते हैं। एनसीईआरटी के डिजीजेस जो आते हैं वो कैसे आते हैं कि मैच द कॉलम करो आप डिजीज को, या बताओ ये करेक्ट लिखा है कि नहीं उसके बारे में, या एज इट इज अ स्टेटमेंट आ जाएगा एनसीईआरटी का, जिसमें आपको कीवर्ड खोजने होते हैं। अच्छा हाँ, ये चीज़ जैसे एलर्जी प्रतिक्रिया लिखी है तो आपने दमा से मिला दिया, हिस्टामीन लिखा है तो आपने दमा से मिला दिया। वैसे ही अगर हम वास्तफिति की बात करें तो इस बीमारी में सबसे पहला 2-3 ऐसे कीवर्ड होते हैं आपको जो याद रखने। एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है बेटा कि ये एक चीरकालिक रोग है। चीरकालिक रोग है। चीरकालिक रोग का इंग्लिश में मतलब होता है क्रोनिक विकार, क्रोनिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये होता है बेटा 2 तरह के विकार होते हैं। एक जो कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है यार 4-5 दिन में 7 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। बट चीरकालिक रोग, क्रोनिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो एक बार ही हो गए तो जल्दी ठीक नहीं होते, आजीवन उनका थोड़ा थोड़ा लक्षण रहता ही है। मतलब वो पूरी लाइफ पूरी तरह का भी ठीक नहीं हो सकते, उनके लिए रेगुलर मेडिसिन चलती रहती है या बहुत लंबे समय तक वो बीमारी चलती है, उसको कहते हैं। तो एम्फाइसेमा में बेटा एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई अगर, तो इसको हम पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, इससे बचाव कर सकते हैं, पेशेंट का जीवन बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आ जाए जिसको चीरकालिक रोग हुआ है, तो आप ऐसे थोड़े बोलोगे आपको चीरकालिक रोग हुआ, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आप एक अच्छे डॉक्टर की तरह से बताओगे कि देखिए आपके साथ ये कंडीशन है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जीवन सुधार सकें, आपकी पेन को, आपकी सफरिंग को कम कर सकें और आपकी आयु और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर सकें, और जब तक आप रहें तब तक आपको कम से कम तकलीफ हो ये हम कोशिश करें। चाहे कोई कैंसर हो गया हो, किसी को एड्स हो गया हो, तुम उसके जीवन को अच्छा करने की कोशिश करोगे, उसके पेन को कम करने की कोशिश करोगे, उसके जीवन काल को बढ़ाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो वैसे ही चीरकालिक रोग है जो पूरी तरह ठीक नहीं होता, उसको हम चीरकालिक रोग कहते हैं। ऐसा ही एम्फाइसेमा में भी होता है बेटा। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ध्यान रखना, बट जनरली सामान्य रूप से इसका कारण होता है सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, सबको अच्छे से पता है सिगरेट स्मोकिंग कितनी डेंजरस होती है हेल्थ के लिए। ठीक है, हर कोई जानता है इसकी वजह से कितने तरह के कैंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, प्लस सिगरेट स्मोकिंग अगर कॉन्टिन्यूअस चलती है तो उससे एम्फाइसेमा भी हो सकता है जो कि एक चीरकालिक रोग है। ठीक है, अच्छा अभी हम एनसीईआरटी में स्पॉट भी करेंगे कि ज़रूरी नहीं है सिगरेट स्मोकिंग से ही हो, लेकिन आमतौर पर सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसेमा होता है। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लक्षण से कारण
लक्षण से आप बीमारी का अंदाज़ा लगाते हैं, फिर बीमारी के पीछे का कारण खोजते हैं, जिसमें हो सकता है कि उसका कारण सिगरेट स्मोकिंग हो। लेकिन अगर सिगरेट स्मोकिंग कॉन्टिन्यूसली हो रही है तो एम्फाइसेमा होगा, लेकिन अगर एम्फाइसेमा हुआ है तो उसका एक कारण सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है या कोई और कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो आमतौर पर अब अगर ये एक चिरकालिक रोग है जिसको पूरी तरह कभी ठीक नहीं कर सकते और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से मान लीजिए होता है, तो इसका भी रोकथाम एक ही तरीके से हो सकता है, इसका प्रिवेंशन किया जाए कि सिगरेट स्मोकिंग को ना किया जाए जिसकी वजह से एम्फाइसेमा ना हो। अच्छा, इसमें होता क्या है बेटा, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से या किसी भी और कारण जो भी एम्फाइसेमा कर सकता है उसकी वजह से क्या होगा, जो वायु कुपिका है ना, वायु कुपिका, ऐसा क्या हो जाता है कि ये चिरकालिक रोग है। वायु कुपिका की जो भित्ति है, दीवार है, किसकी बनी हुई है, ज़रा याद दिला दो मैम को, तुम किस चीज़ की बनी हुई है, सरल शल की उपकला की बनी हुई है। पतली सी एक सरल शल की उपकला, चपटी कोशिका लगी होती है सरल शल की उपकला की। ठीक है, सिर्फ एक झिल्ली हो, एक परत होती है। वायु कुपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, मतलब खराब हो जाती है, सड़ने लग जाती है। वायु कुपिका की भित्ति ही बेटा अगर क्षतिग्रस्त हो गई तो विसरण झिल्ली की सरफेस एरिया कम हुई कि नहीं हुई। ठीक है, मान लो ये इतनी बड़ी वायु कुपिका है और यहाँ पर लगा हुआ है सरल शल की उपकला। उसके कारण क्या हो रहा था, ये अनियमित झिल्ली होती है जिसमें से हम पूरा ऑक्सीजन ऐसे क्रॉस कराते हैं विसरण झिल्ली से। यहाँ पर आगे विसरण झिल्ली होती है पूरी की पूरी, तो हम वहाँ पर ऑक्सीजन को क्रॉस कराते हैं। पर अब क्या हुआ, इतनी तो मान लो सड़ गई, खराब हो गई, तो अब सरफेस एरिया कम हो गया कि नहीं हो गया बेटा। अब तो सिर्फ इतनी ही दूर ऑक्सीजन क्रॉस हो सकता है ना, यहीं से क्रॉस हो सकता है। तो इसके कारण क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाता है, यानी कि विनिमय सतह घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, विनिमय सतह कम होगी तो शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके कारण क्या होगा बेटा, शरीर ऊतकों को ऑक्सीजन पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये पढ़ना था हमको एम्फाइसेमा के बारे में। अब इसको एनसीईआरटी से देख लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए अपना एनसीईआरटी से। देखो, अगला है बेटा वास्तफिति या एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा यह एक चिरकालिक रोग है, ये आपके लिए पहला कीवर्ड है। ठीक है, जिससे आप पहचानेंगे, जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, जिससे यानी जिसके कारण गैस विनिमय सतह घट जाती है। गैस की विनिमय सतह, कौन सी गैस बेटा, श्वसन गैस। श्वसन गैस यानी O2 एंड CO2 का विनिमय यानी एक्सचेंज कहाँ से होता है, विसरण झिल्ली द्वारा, विसरण झिल्ली द्वारा। और ज़रा मैम को याद दिला दो फटाफट से तो कि कैसे होता है ये, कौन से वाली प्रक्रिया से होता है। याद करो, एक सक्रिय एक निष्क्रिय, हमने निष्क्रिय में किया था, किससे होता है बेटा, सरल विसरण से। ये विनिमय कैसे होता है, सरल विसरण द्वारा, है ना, ये हम कर चुके हैं। सरल विसरण द्वारा विनिमय होता है। ठीक है, सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य, यही मैं आपको कह रही थी कि सिर्फ यही एक लक्षण नहीं है, यही एक कारण नहीं है, मुख्य कारकों में एक है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो बेटा कि इसका कारण है क्या, धूम्रपान, या ऐसा कह लो मुख्य कारण, मुख्य रूप से ये इसका कारण क्या रहता है, जनरली सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, और वायु कुपिका की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में से एक है। कई सारे कारकों की वजह से एम्फाइसेमा होता है, इसका एक मुख्य कारक क्या है, धूम्रपान, सिगरेट स्मोकिंग। तो ये चीज़ आपने एनसीईआरटी में डिकोड करनी है। ठीक है, और यहाँ से भी आप असर्शन रीजन बना सकते हैं। कैसे, गैस विनिमय सतह घट जाती है, असर्शन हो जाएगा, कथन, क्योंकि कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, ये इसका रीजन हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगी। जिससे लिखा हुआ है ना बेटा, जिससे यानी जिसके कारण,
तो गैस विनिमय एम्फाइसेमा में गैस विनिमय सतह घट जाती है। रीज़न आएगा क्योंकि कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। अगेन उल्टा नहीं लिखा होना चाहिए, उल्टा लिखा है तो दोनों स्टेटमेंट सही है पर वो उसका सही रीज़न नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड। हिंदी के एनसीईआरटी के हिसाब से फोर्थ, पर वैसे थर्ड, क्योंकि हमने श्वसनी स्रोत को अलग से नहीं लिया है इंग्लिश के हिसाब से। ठीक है, थर्ड आता है बेटा व्यावसायिक श्वसन विकार। देखो नाम से ही अपने को क्या पता चल रहा है, एक श्वसन विकार तो हुआ है, पर ये विकार किसके कारण हुआ है? किसी के व्यवसाय के कारण हुआ है। ऐसा क्या व्यवसाय हो सकता है जिसकी वजह से श्वसन विकार हो जाए? जैसे मान लो कोई ऐसी फैक्ट्रीज में काम करता है जहाँ बहुत महीन महीन धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर एयर में होते हैं। ठीक है, पत्थरों की घिसाई पिसाई होती है जिसके कारण बहुत महीन महीन ये सारे टुकड़े एयर में होते हैं और वो वहीं पर सांस ले रहा है, तो वो भी इसके श्वसन पथ में जा रहा है। तो क्या हुआ, हमारे पास तो श्लेष्मा है, म्यूकस है, सारे धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर को चिपका लेती है। पर बेटा सुरक्षा प्रणाली जो हमारी है वो एक लिमिट तक ही काम कर पाती है, उससे ज़्यादा अगर चीज़ें हो जाए तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। तो अब जैसे हमारे लिए तो इन जनरल ठीक है, पर जो लोग उन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा प्रणाली इस सारी चीज़ों से उनको नहीं बचा पाती, जिसकी वजह से ये कंकड़ पत्थर कहाँ पहुँच जाते हैं? उसके श्वसन पथ में और लंग्स के अंदर पहुँच जाते हैं। लंग्स के अंदर जाके वो लंग्स के सरफेस पे रगड़ करते हैं, जिसकी वजह से लंग्स के सरफेस पे जो ऊतक है ना बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन होने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रचुरोद्भवन। ठीक है, तो रस इसके फुफ्फुस की यानी लंग्स की सतह पर जो रेशीय ऊतक है, रेशीय ऊतक समझते हो ना बेटा, कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू की बात करें, फाइब्रस टिश्यू हम कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं, में प्रचुरोद्भवन देखने को मिलेगा, प्रचुरोद्भवन देखने को मिलेगा। ये प्रचुरोद्भवन क्या होता है? मतलब बहुत सारा कोशिका विभाजन होना, बहुत सारा कोशिका विभाजन अधिक रूप से होना, उसी को हम प्रचुरोद्भवन कहते हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बहुत सारा कोशिका विभाजन होता है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डिवाइड करके रेशेमयता बनाता है, रेशेमयता करता है। ये इसका कीवर्ड है बेटा, रेशेमयता। ये बहुत सारा डिवाइड करके ना ऐसे रेशे रेशे से बन जाते हैं अंदर, डिवाइड करने की वजह से कनेक्टिव टिश्यू के, इसको रेशेमयता कहते हैं। ठीक है, ऐसा देखा जाता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम प्रिकॉशंस बता सकते हैं उन लोगों को, जैसे कि अगर उनके लिए पॉसिबल हो तो उस व्यवसाय से बीच बीच में छुट्टी ले सकते हो, या फिर अगर नहीं पॉसिबल है, उनकी कंडीशन अलाउ नहीं करती है, तो वो वहाँ पर हमेशा मास्क लगा के रहे, इस तरह की चीज़ें करी जा सकती हैं। ठीक है, इतना तो एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ नाम करेंगे। जैसे कि बेटा अगर एक एस्बेस्टोस नाम का पदार्थ होता है, अगर वो किसी के श्वसन पथ में जा रहा है उसके काम की वजह से, तो उसको हम कहते हैं एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस मतलब एस्बेस्टोसिस एक प्रकार का व्यावसायिक श्वसन विकार है जिसमें एस्बेस्टोस नाम का पदार्थ श्वसन पथ में सांस के द्वारा जाता है। वैसे ही बेटा मान लो हो सकता है फ्लोरोसिस, जिसमें फ्लोरीन भी जा रहा है साथ में, फ्लोरीन। ठीक है, ठीक ऐसे कभी कभी क्या होता है, कोयला जलता है और मान लो पूरी तरह से उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाया, पार्श्व ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाता है और अनबर्न्ड कार्बन रह जाता है, कार्बन एक्सहेल होने लग जाता है। तो वो जो कार्बन है वो भी इनहेल हो रहा है बॉडी के अंदर, जिसके कारण अंदर से लंग्स एकदम ब्लैक हो जाते हैं और उनको कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस। इसमें क्या होता है बेटा, अनबर्न्ड कार्बन श्वसन के साथ जाने लगता है, जिसकी वजह से ब्लैक लंग्स अंदर से ब्लैक हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। न्यूमोकोनियोसिस को हम ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखेंगे, मैं आपको इसको भी एनसीईआरटी में बता देती हूँ। देखो
व्यावसायिक श्वसन रोग यानी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, किसी ऑक्यूपेशन की वजह से यानी किसी के व्यवसाय की वजह से कोई श्वसन रोग होना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है वहां इतने धूल कण निकलते हैं कि, अब देखो क्या दिया हुआ है आगे, शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। ठीक है, दीर्घकालीन प्रभावन शोथ उत्पन्न करता है। क्या होगा, लंग्स के अंदर शोथ हो जाएगा अगर लंबे समय तक ऐसा चला तो, जिनसे रेशामयता, यानी रेशामयता क्या होती है, रेशीय ऊतकों की प्रचुरता, रेशीय ऊतक बहुत ज़्यादा प्रचुर हो जाती है, नंबर में बढ़ जाती है क्योंकि उनका प्रचुरोद्भवन होता है, यानी बहुत सारा कोशिका विभाजन होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है रेशामयता क्या होती है। रेशामयता क्या होती है, रेशीय ऊतकों की प्रचुरता। अच्छे से मार्क कर लीजिए एनसीईआरटी में। और शोथ भी देखा जाएगा, जिसके फल स्वरूप, बन गया ना बेटा, जिसके कारण, जिसके फल स्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण यानी मास्क लगा के रखना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए। फिर से बना लिया हमने यहाँ से एनसीईआरटी से असर्शन रीजन। देख रहे हो बेटा, आप असर्शन रीजन ठीक से खोजोगे ना, आपने 3 बीमारी पढ़ी और तीनों का अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप 3 असर्शन रीजन निकाल सकते हो। देखो इसमें क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे, व्यावसायिक श्वसन रोग में फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है, आपका कथन बन सकता है। और उसकी व्याख्या क्या आ सकती है कि रेशामयता होती है। ठीक है, क्योंकि रेशामयता होती है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका व्यावसायिक श्वसन रोग। एक शोथ वर्ड हमने नहीं लिखा है, वैसे तो ठीक है आपने एनसीईआरटी में मार्क कर लिया, आप चाहे तो लिख सकते हैं। रेशामयता और शोथ देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सुरक्षा प्रणाली ठीक तरह से काम नहीं, मतलब उतनी प्रभावी नहीं हो पाती क्योंकि बहुत सारे कंकड़ पत्थर आ रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा बेटा व्यावसायिक श्वसन विकार। फिर हमने पढ़ा एम्फाइसेमा, और ये हमने सब कुछ किया है श्वसन के विकार में दमा के बारे में, और ये हैंड टू हैंड हमने उसकी एनसीईआरटी डिकोड की है। आई होप आपको सारा टॉपिक, जितनी एडिशनल चीज़ें बताई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आई हो, जगह जगह पे आपको हेल्प करेंगे। आप चाहो तो एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। आपको पता है ये जो एम्फाइसेमा होता है, जो भी रिपीटर के बच्चे अभी इस टॉपिक को सुन रहे होंगे, उन्होंने क्लास 12th में, या जो 11th के बच्चे सुन रहे हैं वो क्लास 12th में आगे सुनेंगे, तब आपको मैम को ये जवाब देना है। ठीक है, कि आपने हाँ ऐसा पढ़ा था। एम्फाइसेमा जो होता है ना, इसके इलाज के लिए, एम्फाइसेमा के इलाज के लिए, एक सेकेंड, एम्फाइसेमा के इलाज के लिए एक दवाई दी जाती है जिसको हम कहते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, बहुतों ने इसका नाम सुना होगा। जो बच्चे क्लास 11th के हैं, पहली बार लेक्चर को, इस टॉपिक को सुन रहे हैं, वो आगे क्लास 12th में बेटा आप इसका नाम सुनोगे, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये दवाई दी जाती है एम्फाइसेमा के इलाज के लिए। ये एक ट्रेसी नाम की शीप में बनाई गई है। ट्रेसी एक शीप का नाम है, ठीक है, भेड़ का नाम है, उसमें बनाई जाती है ये दवाई अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जिससे एम्फाइसेमा का इलाज करते हैं। तो इस तरह से आपको चैप्टर्स की चीज़ें इनके आपस में जोड़ के एक साथ याद करके रखना है। ठीक है, चैप्टर्स लिंक होने चाहिए दिमाग में। तो ये आपका टॉपिक कवर होता है और एनसीईआरटी कवर होता है। अभी भी आपको लगता है एनसीईआरटी में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उसका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, और एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें वो आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं। इसके बाद आप फिर भी आपको लगता है इसमें कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।